मेरा नाम अमृता है। मैं शहर के एक बड़े अस्पताल में बच्चों की डॉक्टर थी और बच्चों का इलाज किया करती थी। मेरे पास दूर दूर से बच्चे आया करते थे जिनको तरह तरह की बीमारियां होती थी और मैं बच्चों के होने वाली हर तरह की बीमारी का इलाज किया करती थी। हम 4 भाई बहन थे। मैं अपने सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मेरे 2 भाई वकील और एक बहन स्कूल में टीचर थी। मैं अपने अस्पताल में नौकरी करने के साथ साथ अपने घर वाले क्लिनिक पर भी बैठा करती थी। मैंने अपने घर में ही एक क्लिनिक खोल रखा था जहाँ पर मेरे पास के मोहल्ले से भी बच्चे आया करते थे जिनका मैं इलाज किया करती थी। भगवान की कृपा से मेरा क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार हमारे अस्पताल के सेमिनार हॉल में सारे डॉक्टर की मीटिंग चल रही थी जब हमारी टीम को जगह जगह पोलियो के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया था। मेरी टीम में 6 लोग थे और हम सबको कुछ ऐसे गांव के बारे में बताया गया था जहां पर लोग अपने बच्चों को पोलियो की दवाई नहीं पिलवाना चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि हमारे देश का कोई भी बच्चा पोलियो की बीमारी से ग्रस्त ना रहे, लेकिन हमें लोगों को जागरूक करना था। हमारी टीम को राजस्थान का एक पिछड़ा गांव दिया गया था जहां पर हमें जाकर पोलियो के कैंप लगाने थे और वहां के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलानी थी। हमें अगले महीने की 15 तारीख को वहां पर जाना था क्योंकि हमारे शहर से राजस्थान काफ़ी दूर था, इसलिए हम लोगों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। मैंने इस बारे में अपने घर पर भी बता दिया था। हम लोग वहां जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और फिर कुछ दिनों के बाद महीने की 15 तारीख भी आ गई थी। हमने अपना सारा सामान रख लिया था क्योंकि वहां पर हमें कुछ दिनों के लिए रुकना था। वहां के लोग हमें रहने के लिए अपना घर तो नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहां आसपास के किसी अस्पताल से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो लोग हमारा कहीं न कहीं रहने का इंतजाम जरूर करवा देंगे। लेकिन फिर भी हमें टेंट का बंदोबस्त करके जाना था और फिर फाइनली हम वहां पहुंच गए थे। लेकिन वहां तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी अजीब बात देखी थी। यह राजस्थान का ऐसा गांव था जहां पर दूर दूर तक कोई अस्पताल का नामो निशान नहीं था और ना ही कोई छोटा मोटा क्लिनिक था। यह सब देखकर हम लोग बहुत हैरान हुए थे कि यहाँ पर लोग इलाज किस तरह से करवाते हैं। यह सवाल हमारे दिमाग में घूम रहा था क्योंकि इस गांव में शहर से बहुत दूर था। हमने सुना था कि इस गांव के सारे ही लोग गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से यह लोग अपना गुजारा करते हैं। तो फिर अगर यह लोग किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो फिर किस तरह से शहर जाकर अपना इलाज करवाते होंगे। फिलहाल हमें अपने काम पर ध्यान देना था। हमने घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाने के लिए जब दरवाज़ा खटखटाया तो हमने देखा कि दरवाजे पर आने वाले लोगों ने हमें इग्नोर कर दिया था। एक घर में तो हमने यह भी बताया था कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और उसे कोई भी बीमारी हो तो हमें दिखाएं, उसका इलाज हमसे कराएं, बच्चे को हमारे सामने लेकर आइए। उन लोगों ने हमारे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ इस तरह के रिएक्ट लोग हमारे साथ करने लगे थे। हमने कहा था कि आखिर गांव के लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इस गांव में कोई डॉक्टर्स का कोई महत्व नहीं दिया जाता? बड़ी ही अजीब बात थी कि जब लोगों को पता चलता था कि हम शहर से यहाँ लोगों का इलाज करने के लिए आए हैं और यहाँ के लोगों को पोलियो के लिए जागरूक करने के लिए आए हैं, तो लोग हमें नज़रअंदाज करने के साथ साथ हमें घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो हमें बड़े अजीबोगरीब सवाल भी किए थे। उनका कहना था कि अगर आप लोग यहाँ पोलियो की दवाई पिलाने के लिए आए हैं तो दुनिया में जितने भी पोलियो की बीमारी से जूझने वाले इंसान हैं, जाकर उनका इलाज क्यों नहीं करते? यहाँ हमारे गांव के मासूम बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए क्यों आए हो? यह सवाल हमारे हिसाब से तो आज तक हम डॉक्टर से ऐसा सवाल नहीं किया गया था। यह बड़ा ही अजीब गांव था। यहाँ के सारे लोग बहुत अजीब थे। फिर हमने इस गांव के मुखिया से बात करने की कोशिश की। मुखिया जी से तो हम लोग बात करने पहुँचे तो मुखिया जी को जब पता चला कि हम लोग डॉक्टर हैं तो उन्होंने हमसे मिलने से ही इनकार कर दिया। ऐसा क्यों था? यह एक बहुत बड़ा सवाल था। हमारे इस गांव में आने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने खाली जगह देखकर टेंट बनाकर उसके बाहर ही पोलियो का कैंप लगा दिया था। लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि 3 दिन तक हमारा कैंप लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाने के लिए नहीं लाया था। इस गांव के लोग इतने भी अजीब हो सकते थे, यह बात हमने सोची भी नहीं थी। हमने शहर में अपने सीनियर डॉक्टर को फ़ोन करके यह बात बताई तो वह लोग भी बहुत हैरान हुए थे। उन्होंने कहा था कि हो सकता है इस गांव के लोग पोलियो या फिर किसी भी इस तरह की बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानते हों। तुम लोगों का यही काम है
कि तुम लोग वहाँ जाओ और लोगों को इस दवाई का महत्व समझाओ कि इस दवाई को पिलाने से बच्चों को कभी पोलियो या फिर कोई बीमारी नहीं होगी। हमने अपने सीनियर डॉक्टर को समझाया कि सर, आपकी कहने से पहले ही हम लोगों के घरों में जाकर उनसे बात करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर हमारी बात कोई नहीं सुनता। हमारी बात का वो बिना सोचे समझे ही और बिना सुनवाई के ही यह लोग हमारे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यह बड़ा अजीब सा गांव है। हमें तो लगता है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे सीनियर डॉक्टर ने कहा कि अगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम उन लोगों को समझाओ, आखिर तुम्हें किस लिए वहाँ भेजा गया है। तुम लोगों का तो यही काम है। हमें अपने पूरे देश में लोगों को पोलियो के लिए जागरूक करना है। इस गांव में हर तरह की फैसिलिटी थी, मगर दूर दूर तक अस्पताल, स्कूल, पुलिस स्टेशन नहीं थे। हमें यहाँ पर टेंट में रहते हुए काफ़ी समय हो गया था। हम रोज कैंप लगाते थे, मगर हमारे कैंप पर रहने के लिए कोई भी वहाँ अपने बच्चों को दवाई पिलाने के लिए नहीं आता था। मेरी टीम के सारे ही लोग यही कहते थे कि मैम, हम यहाँ रहते रहते थक गए हैं। यहाँ रहने के से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो लगता है इस गांव के लोग कुछ ज़्यादा ही गंवार हैं। कोई भी हमारी बात समझने को तैयार नहीं है। एक दिन मैंने देखा कि हमारे कैंप के आगे से एक 4 साल का बच्चा गुजर रहा था। फिर हमने अपनी बातों में लेकर उस बच्चे को अपने कैंप के अंदर ले लिया और हम उसे पोलियो की दवाई पिलाने लगे, मगर वह बच्चा बड़ा ही शातिर था। उसने पोलियो की दवाई पीने से साफ इनकार कर दिया। वह बच्चा अपने कैंप से भागकर चला गया। हमने उस बच्चे को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी ही देर में उस बच्चे ने हमें एक बड़ी ही अजीब बात बताई थी। उसने मेरे हाथ में पोलियो की दवाई देखकर एक अजीब सा रिएक्शन दिया था। वह कहने लगा थी कि कहा था कि यह क्या है। मैंने कहा बेटा, यह दवाई है। तो वह कहने लगा, कैसी दवाई है? हमारे गांव में ऐसी दवाई नहीं होती। उसने मेरे कैंप में रखी हुई कुछ टैबलेट और इंजेक्शन भी देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी चीज़ वह बच्चा पहली बार देख रहा है। वो बच्चा उन चीज़ों को खिलौना समझ रहा था। हमारे यहाँ तो बच्चे इंजेक्शन से डर जाते हैं। इंजेक्शन क्या चीज़ होती है यह हर बच्चे को पता होता है, लेकिन उस गांव के बच्चे इतने अजीब थे कि उन्हें यही नहीं पता था कि यह इंजेक्शन है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे अगर कुछ गलत करते हों तो हम उन्हें कभी कभी इंजेक्शन लगाने की बात कहकर उन्हें डरा देते हैं, लेकिन यह बच्चा तो इंजेक्शन देखकर भी नहीं डरा था, बल्कि वह तो इंजेक्शन को खिलौना समझ रहा था। क्या इस गांव के लोग ऐसे भी थे? यहाँ पर बच्चों को दवाइयाँ, इंजेक्शन, इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, या फिर ऐसा था कि इस गांव में दूर दूर तक कोई भी बीमार नहीं हुआ था? इस गांव के लोगों की सोच कैसी थी, अब हमें यह देखना था। मैंने अपनी टीम से कह दिया था कि हमें लोगों के घर घर जा कर के उन्हें अपनी पहचान बताना होगा, क्योंकि यह लोग हमें नहीं जानते हैं। हाँ, गांव के कुछ लोग इतना जान गए थे कि हम डॉक्टर हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलते। हमने देखा है कि इस गांव की ज़्यादातर औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं। ज़्यादातर हमने मर्दों को ही इधर उधर टहलते हुए देखा था। मैं अपनी टीम को लेकर निकल गई थी और हम सब लोग पूरे गांव में इधर उधर फैल गए थे। मैंने जैसे ही पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे पर एक औरत आई थी। मैंने उससे उनके घर में आने के लिए परमिशन ली, तो उन्होंने मुझे घर के अंदर आने से मना कर दिया। और एक अजीब बात यह थी कि वह मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। वह मुझे इस तरह इसलिए देख रही थी क्योंकि मैंने शहरी जैसे कपड़े पहने रखे हुए थे। उसने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। मैं इन लोगों से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी मेरी बात सुने बिना ही दरवाज़ा बंद कर देता था। ऐसा मेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरे टीम के साथ हो रहा था। क्या औरतों को भी औरतों के सामने आने के इस गांव में परमिशन नहीं थी? फिर मैं दूसरे घर में गई तो वहाँ पर एक मर्द बाहर आया। उसने मुझसे कहा कि बोलो मैडम, क्या बात है, क्यों आई हो हमारे यहाँ? आप तो वही हो ना जो शहर से डॉक्टर आई हुई हो? मैंने कहा जी, कम से कम आपने मुझसे बात तो की। तो वह कहने लगा, बताओ आपको हमसे क्या काम है? मैंने कहा हमारी टीम यहाँ पर आप सब लोगों को पोलियो के बारे में जागरूक करने के लिए आई है, मगर गांव का कोई भी इंसान हमें सीरियस नहीं ले रहा है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, हम उसे दवाई पिलाना चाहते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे ऐसी एक बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने कहा कि मैडम जी, आपका जो कैंप लग रहा है वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपका कैंप इस गांव के लोग ही उखाड़ कर फेंक देंगे और फिर आपको इस गांव से जाना पड़ जाएगा। मैंने कहा सरकारी ज़मीन पर हमने कैंप लगाया है और उस सरकारी ज़मीन पर आप लोगों का कोई हक नहीं है। वह आदमी कहने लगा
कि यहाँ पर कोई भी सरकारी ज़मीन नहीं है। जो कुछ भी है वह सब हम गाँव वालों का ही है। इसलिए हम जैसा चाहें आपके साथ वैसा हो सकता है और आपको हमारे गाँव से बच्चों को दवाई पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बाबा जी हैं जो हमारे गाँव के पूर्वजों के समय से चलते आ रहे हैं। यह उनकी छठी पीढ़ी है। हम सभी लोग बाबा जी के यहाँ अपना इलाज करवाते हैं। हमारे यहाँ किसी को भी बड़ी बीमारी नहीं होती। बचपन से ही जो बच्चा पैदा होता है उसे बाबा जी के पास लेकर जाया जाता है। बाबा जी उसके पेट पर अपनी शक्तियों से भरे पानी की 2-3 बूंद बच्चे के पेट पर लगा देते हैं और उसकी कमर से एक सिक्का बांध कर रख देते हैं, जिससे आज तक हमारे गांव का कोई भी इंसान किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं हुआ। हम लोग बाबा जी के बहुत आभारी हैं। मैंने उस आदमी की बात सुनकर कहा कि इस गांव में क्या सच में कोई अस्पताल या डॉक्टर नहीं है? वह कहने लगा कि हम लोगों का तो कभी कभी शहर में काम पड़ जाता है तो हम लोग शहर के डॉक्टर और अस्पताल को देख लेते हैं, वरना आपको यहाँ पर हर इंसान पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई अस्पताल नहीं खुला, तो फिर डॉक्टर कहाँ से आएंगे। इसलिए यहाँ के लोग अंग्रेजी दवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें तो बाबा जी ही दवाई देते हैं और हम लोग उन्हीं की दवाई से ठीक हो जाते हैं। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं तो इस आदमी की बात सुनकर ही दंग रह गई थी कि यहाँ के लोग कितने अंधविश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसका मतलब था कि इतनी डिग्रियाँ लेने के बाद भी हम जैसे डॉक्टर बेवकूफ़ हैं और यहाँ लोग एक बाबा के पर यकीन करते हैं जो 1 रुपए का सिक्का अगर बच्चे की कमर में बांध दे तो इस गांव का कोई भी इंसान बीमारी का शिकार नहीं होता। मैंने उस आदमी को बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर वह मुझसे झगड़ने लगा। मुझे तो उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसे औरतों से बात करने का तमीज़ ही नहीं था। ऐसा गांव और ऐसे गांव के लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। लगभग 2 घंटे पूरे गांव में इधर उधर घूमने के बाद हम लोग थक कर अपने टेंट में वापस आ गए थे और फिर आपस में मीटिंग करने लगे थे कि इस गांव के लोगों का क्या होगा। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे साथ ही साथ मेरी टीम के बाकी लोगों को भी यह बात पता चल गई थी कि इस गांव का कोई जाना माना बाबा है जिसने लोगों को अपने इशारे पर नचाया हुआ है, जो इनका इलाज न जाने किस तरीके से करता है। मैंने सोचा था कि मुझे इस बाबा से ज़रूर मिलना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर यह बाबा ऐसा भी कौन सा इलाज करता है कि सारे गांव के लोग इसके दीवाने हो चुके हैं और उनको डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी हम इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि हमें अचानक शोर की आवाज़ आने लगी। जैसे ही हम लोग बाहर निकलकर देखे तो बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। हम सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर आप लोगों का यहाँ क्या परेशानी है, आप लोग आपने भीड़ क्यों इकट्ठा कर ली है। अगले ही पल जो आदमी बोला था वह गांव का मुखिया था और उसके साथ बड़े बड़े जमींदार लोग भी आए थे जो हमसे बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आप शहर से आई हुई डॉक्टर हो, हमें आपके बारे में पता चल गया है, मगर आप हमारे गांव में अपनी डॉक्टरी नहीं फैला सकती, आप सबको यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। देखिए हम जगह जगह जा कर के लोगों को पोलियो के बारे में जागरूक कर रहे हैं। हमारे जैसे ही काफ़ी सारे डॉक्टर बाकी और भी गाँव में गए हुए हैं और वहाँ जाकर अपना कैंप लगाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग हमारे कैंप की वैल्यू दें और जितना हो सके उतना हमारे कैंप का फ़ायदा उठाएं। आप लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। आप में से किसी को भी कोई भी बीमारी है या फिर आपके यहाँ किसी बच्चे को कोई बीमारी है तो आप लोग बेझिझक हमें दिखा सकते हैं। हम आपको फ्री में इलाज की पूरी सुविधा देंगे। मेरी बात सुनकर वह लोग कहने लगे कि खामोश हो जाओ लड़की, हमें तुम्हारी यह बकवास नहीं सुननी। अभी और इसी समय हमारे गाँव से चली जाओ, वरना हम तुम्हारे टेंट को उखाड़ कर फेंक देंगे। मैंने कहा अरे आप लोग हमें यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग डॉक्टर हैं और आप हमारे साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी ने भी तंग करने की कोशिश की तो हम आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारा गांव है, ना तो यहाँ कोई कानून चलता है और ना ही कोई सरकार। इस गांव के फैसले हमारे मुखिया जी ही करते हैं, वही हमारी सरकार है। उन लोगों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और आगे बढ़कर हमारे टेंट में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों ने कहा कि अभी तो सिर्फ तुम्हारा सामान फेंका है, लेकिन आगे हम तुम सबको यहाँ से उठाकर फेंक देंगे, इसलिए हमारे गांव से हमारा इलाज करने की कोशिश मत करना। हम लोग बाबा जी के भरोसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
और उनके होते हुए कभी भी हमें कोई बीमारी छूकर नहीं गुजर सकती। वो लोग हमें धमकी देकर जा चुके थे। उनका ऐसा करने की वजह से मेरी टीम के सारे ही डॉक्टर बहुत डर गए थे और उन्होंने सोच लिया था कि वह लोग सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वह गांव वाले हम लोगों के साथ कुछ भी कर सकते थे। उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैम, सुबह ही यहाँ से हम निकल जाएंगे, हमारे लिए यहाँ पर रुकना सही नहीं है। मैंने कहा, तुम लोग यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम लोग बेवकूफ़ हो गए हो? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस गांव में मनगढ़ंत बातें मानी जाती हैं, तो इसलिए हमें इन लोगों को सीधे रास्ते पर चलना सिखाना होगा। इन लोगों को बताना होगा कि वह जिस बाबा पर यकीन कर रहे हैं वह उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं कल ही उन बाबा के बारे में सारी जानकारी निकालूंगी, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि कोई बाबा पूरे गांव का इतनी आसानी से इलाज कर सकता है कि यहाँ किसी भी इंसान को कभी डॉक्टर या इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हो। मैं सच में सब पता करके और दुनिया वालों के सामने सच जरूर लाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि इस गांव से अंधविश्वास खत्म हो जाए, लेकिन उसमें तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। मेरे साथ के सारे ही डॉक्टर इस हादसे से बहुत डर गए थे और वह मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुए थे। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि हम सबको ही यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए। लेकिन मैंने उन लोगों से मना कर दिया था, अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मगर मैं हार नहीं मानूंगी और इस गांव के लोगों की सोच बदलकर ही रहूंगी। मुझे सबने समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने किसी की भी बात नहीं मानी थी और फिर अगले दिन वह लोग सुबह ही चले गए थे, इस गांव से जा चुके थे। गांव वालों ने मेरे टेंट को तोड़ दिया था और हमारे सारे सामान को भी फेंक दिया था। मैंने दोबारा से अपना टेंट ठीक किया और उसी से सही करके उसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा जितना भी सामान था उसको भी मैंने टेंट के अंदर रख लिया था। सुबह के समय जब गांव के लोगों ने फिर से देखा कि अभी तक हम यहीं टिके हुए हैं, तो गांव के लोग फिर से मेरे पास आए थे और कहने लगे कि लगता है तुम्हारे साथ के सारे लोग यहाँ से चले गए, मगर तुम अभी तक नहीं गई। मैंने उन सभी लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई थी। बाबा की इज्जत उन लोगों के दिलो दिमाग में इस तरह था कि वो लोग उसके बारे में कुछ गलत सुन ही नहीं सकते थे। मैंने कहा कि यहाँ से खुद चली जाऊंगी, लेकिन इस दौरान आप सब लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, आप सबकी आंखें खोलना चाहती हूँ कि जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। कई सदियों से होता चला आ रहा है, ऐसा अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़माना काफ़ी आगे बढ़ गया है। लोग पढ़े लिखे और समझदार बन गए हैं, ना कि अभी भी बाबाओं की बातों पर यकीन किया जाता है। मैं आप सब लोगों की आंखों में से बाबा की बंधी हुई पट्टी को हटाना चाहती हूँ। मेरी बात यह कहना ही था कि उनमें से कुछ मर्द मेरे ऊपर चढ़कर आ गए थे, जिस पर उन्हीं के गांव के मुखिया ने उन्हें रोकने का इशारा किया था। मैं यह सब देखकर बहुत डर गई थी। मेरी बात सुनकर गांव के मुखिया ने मुझे 2 दिन की मोहलत दे दी थी और कहा था कि तुम 2 दिन के बाद यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चली जाना। फिर वह लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि मैं बच्चों का इलाज करना चाहती हूँ और उस बाबा की भी हकीकत सबके सामने लाना चाहती हूँ। बाबा तक भी यह हकीकत पहुँच चुकी थी। सारा दिन मैं कैंप में रहती थी। अब मेरे पास इस बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे मेरी टीम की मदद चाहिए थी, मगर मेरे सारे साथी छोड़कर मुझे चले गए थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथी मेरे कोई मदद नहीं करेंगे। अब जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था। मैं मौका देखकर अपना चेहरा छुपाते हुए गांव के लोगों से बचते बचाते बाबा की गुफा में चली गई थी। यह बाबा एक छोटी सी गुफा बनाकर उसमें रहा करता था और वहीं पर सारे लोग अपने अपने मासूम बच्चों को इसके पास लेकर आते थे। मैंने देखा था कि यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर मासूम बच्चों की उम्र जन्म के समय से लेकर 5 साल तक की ही होती थी। गांव के सारे ही लोग इसे गुफा वाले बाबा कहते थे। मैं जब एक औरत के पीछे पीछे गुफा के अंदर चली गई तो मैंने देखा कि वह औरत जो अपने बच्चे को बाबा के पास लेकर आई थी और कहने लगी कि बाबा जी, मेरा बेटा भी अभी 1 हफ्ते का हुआ है। मैं चाहती हूँ कि इसे आप आशीर्वाद दें और इसका इलाज करें ताकि यह भी गांव के बाकी सारे लोगों की तरह मजबूत बने, इसे किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। मैंने देखा कि पहले तो वह बाबा ने उस बच्चे को गोद में लिया और सबसे पहले तो उसने बच्चे को कुछ सुंघाया था। उसके बाद उसने एक बोतल निकाली
और उस बोतल की कैप खोलकर उसमें 2-3 बूंद बच्चे के पेट पर टपका दिया था। और फिर आगे का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस बच्चे का उस समय पेट जलने लगा था, उसकी खाल सिकुड़ने लगी थी और फिर उसके पेट पर उसी जगह पर जलने का निशान बन गया था, जिस जगह पर बाबा ने उस पानी की बूंद को डाला था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि बच्चा बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। फिर बाबा ने बच्चे को उल्टा किया और उसकी कमर पर 1 रुपए का सिक्का चिपका दिया और लड़की की माँ ने से कहा था कि जब तक यह बच्चा 5 साल तक का नहीं हो जाता तब तक यह सिक्का इसकी कमर तक इसी तरह से चिपका रहना चाहिए। अगर यह सिक्का इसकी कमर से हट गया तो इसको बीमारियां घेर सकती हैं। तुम्हारा बेटा बहुत भाग्य वाला होगा। वह औरत तो इस काम से बहुत खुश हुई थी। बाबा ने साथ ही उस औरत को यह भी कहा था कि घर जाने के बाद अगर यह बच्चा रोए तो घबराना नहीं, क्योंकि कुछ देर तक बच्चा रोएगा। जितनी देर तक बच्चा रोता रहेगा उसके शरीर से उतनी ही बीमारियां निकलती जाएंगी और सारी जिंदगी उसको कभी बीमारी छूकर भी नहीं गुजरेगी। फिर उस औरत ने खुश होकर बाबा को लगभग 20 से 30 हजार की मोटी रकम दी थी। मैं तो हैरान रह गई थी। इस गांव के लोग पहले ही गरीब हैं और फिर इस बाबा को उसकी मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं। यह बाबा उन लोगों को कितने अच्छे तरीके से लूट रहा था। लेकिन मुझे इस बच्चे के ऊपर बहुत तरस आ रहा था। मैं समझ गई थी कि जरूर बाबा ने इस बच्चे को नशे की दवाई सुंघाई है, तभी तो इस बच्चे को तकलीफ का अंदाजा नहीं हुआ। अगर जैसे ही यह बच्चा अपने होश में आएगा, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। यह बाबा इस गांव के न जाने कितने ऐसे बच्चों को जला चुका था। यह सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस बाबा की सच्चाई किस तरह से लोगों के सामने लेकर आऊं। फिर मैंने सोचा कि मुझे इस बाबा की हकीकत सामने लाने के लिए उस बोतल में मौजूद पानी की कुछ बूंदें ही बच्चे के पेट पर डालने के बाद बच्चे का पेट जलने लगा था। इसका मतलब यही था कि वह कोई पानी नहीं था, बल्कि कोई केमिकल थी जो बच्चे के शरीर को जला रही थी। मुझे किसी भी तरह वह बोतल चाहिए थी ताकि मैं उस दवाई को फॉरेंसिक लैब भेज सकूं और पता लगा सकूं कि यह पानी है या फिर कुछ और है। मुझे किसी भी तरह से वो बोतल चोरी करनी थी, मगर मुझे नाकामयाबी हासिल हुई थी क्योंकि गांव वाले मुझे पहचान गए थे। और जब मैं बाबा की गुफा के अंदर गई तो बाबा के यहाँ काम करने वाले कुछ लोगों को मुझ पर शक हो गया था और फिर उन्होंने मुझे पकड़कर बाबा के हवाले कर दिया था। इस तरह वहाँ पर हड़कंप मच गया था। बाबा के खिलाफ वहाँ का कोई भी इंसान उनकी बुराई नहीं सुन सकता था। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर वहाँ पर मौजूद कुछ ही लोग ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे पत्थर मारना शुरू कर दिया। मैं बुरी तरह वहाँ पर रो रही थी, मगर कोई भी मुझे बचाने के लिए आगे नहीं आया था। वहाँ के सारे लोगों का कहना था कि हमारे बाबा जी के होते हुए तुम्हें यहाँ डॉक्टर बनकर इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे बाबा जी का अपमान कर रही हो। उन्होंने गुफा में मौजूद छोटे छोटे पत्थर उठाकर मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए थे। मैं उन लोगों से बचने के लिए वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भागी थी। मुझे अब इन लोगों से बहुत डर लगने लगा था। मैं सोच रही थी कि मेरे साथियों ने बिल्कुल सही किया जो वो लोग यहाँ से भाग गए। उन्होंने सही कहा था कि यहाँ पर रहकर उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह गांव और इस गांव के लोग बहुत बुरे थे। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मेरा एक दिन तो इसी तरह से खराब हो गया था। अब सिर्फ मेरे पास 24 घंटे का समय था। मैंने मुखिया से वादा किया था कि अगर मैं उनके सामने बाबा की हकीकत ना लेकर आई तो मैं खुद ही इस गांव से चली जाऊंगी। मैं बहुत परेशान थी। मेरे पास भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। रात के वक्त मैं अकेली अपने टूटे फूटे टेंट के अंदर बैठी हुई थी। अब तो मुझे हर समय चौकन्ना रहना था, क्योंकि ये लोग मुझ पर कभी भी हमला कर सकते थे। मैं अपनी किस्मत को रो रही थी और यही सोच रही थी कि क्या लोगों के साथ अच्छाई करने का अंजाम यही होता है। फिर मुझे अपनी मम्मी की समझाई हुई बात याद आ गई, जब उन्होंने मेरे बचपन में मुझे समझाया था कि जब हम सच का साथ देते हैं और लोगों की मदद करते हैं तब हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। और मैं उन्हीं कठिनाइयों के रास्ते से गुजर रही थी, जिन पर से गुजरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब इस समय एक औरत रोती हुई मेरे टेंट के अंदर आई और कहने लगी कि मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे की जान बचा लो। मेरे बेटे की जान बहुत खतरे में है। मैंने जल्दी से उसके बेटे को गोद में लिया। मैंने देखा तो उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी सांस भी ठीक से नहीं चल रही थी। उस बच्चे को डबल निमोनिया हो गया था। मेरी नज़र जब उस बच्चे के पेट पर गई
तो मैं समझ गई थी इस बच्चे के पेट पर भी जले हुए का निशान जरूर इस बाबा ने लगाया होगा। और जब मैं उस बच्चे की कमर देखी तो उसकी कमर पर 1 का सिक्का चिपकाया गया था। मैंने जल्दी से वो सिक्का छुटा दिया था। बच्चे को ठीक करने के लिए मेरे पास जितनी भी दवाइयाँ मौजूद थी, मैंने उन्हें दवाइयों में से बच्चे का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। मेरे पास कुछ ड्रिप और कुछ इंजेक्शन वगैरह भी रखे हुए थे। मुझसे जितना हो सकता था, मैं इस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। यह बच्चा पूरी तरह से बेहोश था और इसकी माँ मेरे आगे हाथ जोड़कर बार-बार रो रही थी और यही कह रही थी कि मैं इसे जब बाबा जी के पास लेकर गई थी, तब तो बाबा जी ने कहा था कि बच्चा ठीक हो जाएगा, मगर कुछ समय बाद बाबा जी ने कह दिया कि अब यह ठीक नहीं हो सकता, इसकी मृत्यु का समय निश्चित हो गया है। जबकि मैंने अपने बेटे को जन्म के समय बाबा जी के पास इसके पेट पर उनका शक्तिशाली जल लगवाने भी ले गई थी और इसकी कमर पर भी अभी तक सिक्का चिपका हुआ है। बाबा जी ने तो कहा था कि सारी जिंदगी मेरे बेटे को कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी, तो अब मेरे बेटे की हालत इतनी खराब क्यों हो गई है? आप ही कुछ करो मैडम, मेरे बेटे को ठीक करना आपके हाथ में है। बाबा जी मुझसे अब तक बहुत सारे पैसे वसूल चुके हैं और अब वह कहते हैं कि मेरा बेटा सिर्फ 24 घंटे का मेहमान है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हूँ। मैडम, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। मैडम जी, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मुझे पता चला है कि आप शहर से डॉक्टर आई हुई हैं, तो यह गांव वालों आपको निकालना चाहते हैं। मैंने अपने पति से कहा कि हमें इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे अपने बेटे का इलाज करवाना चाहिए। हो सकता है वो डॉक्टर मेरे बेटे का इलाज कर दें और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। मगर मेरे पति ने मुझे सख्ती से आपके पास जाने से मना कर दिया। मेरे पति का कहना है कि तुम जानती हो कि गांव में कोई भी उस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएगा। हमारे गांव में तो कभी भी डॉक्टर से इलाज करवाया ही नहीं गया। मैं अपने पति से बहुत जिद कर बहस कर रही थी। मेरे पति ने कह दिया था कि अगर मेरा बेटा मरता है तो मर जाए, मगर मैं बाबा जी के अलावा उसका किसी और से इलाज नहीं करवाऊंगा। इस गांव का कोई भी इंसान अगर बाबा जी के खिलाफ जाता है तो उसका बहुत बुरा अंजाम होता है। मैडम, मैं अपने पति से छुपकर अपने बेटे को आपके पास लेकर आई हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर देंगी। मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, मुझसे आपके बेटे के लिए जितना हो सकेगा मैं करूँगी। मैंने उस बच्चे का इलाज करना शुरू कर दिया था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि टेंट के बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मैंने इस बच्चे को दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी, जबकि बच्चे को इंजेक्शन भी दे दिए गए थे, क्योंकि बच्चे को डबल निमोनिया था। मैं इतनी टैलेंटेड डॉक्टर थी, इतना तो जानती ही थी कि बच्चे को कौन सी बीमारी है। इस बच्चे की सांस भी ठीक से नहीं चल रही थी, जबकि आंखें बंद किया हुआ अधमरा हालत में पड़ा हुआ था। मुझसे वह औरत कहने लगी कि मैडम, आप यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। वह औरत बाहर चली गई। बाहर से बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गई थी कि गांव वाले फिर से यहाँ मुझे भगाने के लिए आ गए, मगर मुझे जैसे तैसे करके इस बच्चे की जान बचानी थी। लेकिन बाहर के सारे लोग ही मुझे आवाज़ लगाने लगे, कह रहे थे कि बाहर निकलो, तुमने हमारे बाबा जी के खिलाफ जाने की कोशिश कैसे की? तुम कैसे इस बच्चे का इलाज कर सकती हो? मैं बाहर निकल गई और देखा कि उस औरत का पति ही बाबा और वहाँ पर मौजूद गांव के बड़े बड़े लोगों को लेकर आया था। मैंने कहा उस बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसको डबल निमोनिया हो चुका है और उसके पेट में भी कई तरह की बीमारियां हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि मैं इस बच्चे को ठीक कर दूंगी। लेकिन गांव के लोग कहने लगे कि तुम हमारे गांव के रिवाजों के खिलाफ जा रही हो। इस गांव में बाबा जी की पुरानी पीढ़ी है, हम सबका इलाज वही करते आ रहे हैं। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम हमारे गांव के लोगों के बिना इजाज़त के उनका इलाज शुरू कर दो। मैंने कहा कि मैंने इस बच्चे को इसके घर से नहीं उठाया, बल्कि इसकी माँ खुद मेरे पास लेकर आई है और मैं अब इस बच्चे को ठीक करके रहूंगी। तो बाबा कहने लगा कि मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह बच्चा 24 घंटे से ज़्यादा नहीं बच सकता, इसकी मौत होने वाली है। मैंने कहा अगर आपको इस बच्चे की मौत के बारे में पता है तो फिर आपने जन्म के समय इस बच्चे का पेट अपने उस शक्तिशाली पानी से क्यों जलाया था? मैंने तो सुना है कि आप बच्चों के पेट पर जब अपना वो शक्तिशाली पानी लगाते हैं तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी किसी बीमारी का शिकार नहीं होता। और इस बच्चे के साथ भी आपने ऐसा ही कुछ किया है, तो फिर यह बच्चा बीमार कैसे हो गया? इसे बीमारी क्यों हो गई? बाबा कहने लगा इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, इसकी मृत्यु का समय आ गया है।
मैंने कहा कि कितने सालों से तुम इस गांव के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। यह लोग अनपढ़ लोग हैं, इसलिए तुम्हारी बातों में आसानी से आ जाते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं इस बच्चे की जान बचाकर रहूंगी। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। तुम्हें इस धरती पर भगवान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तो इस गांव वालों के अंधविश्वास की वजह है कि तुम अभी तक यहाँ सही सलामत खड़े हो। अगर तुमने ऐसी हरकत हमारे शहर में की होती तो वहाँ पर ना तो तुमसे कोई बेवकूफ़ बनता और उससे पहले ही तुम्हें जेल भिजवा दिया जाता। मेरी इतनी ही बात कहनी थी कि गांव के सारे लोग भड़क उठे और मुझे मारने के लिए वो लोग मेरे करीब आने लगे। उन लोगों ने मुझ पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तभी वो औरत मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और मेरे बदले के पत्थर खुद खाने लगी। उसके पति ने सब लोगों को रोकने की कोशिश की। जब पत्थर बरसने बंद हो गए तो वो औरत कहने लगी कि मुझे मैडम जी पर पूरा भरोसा है। बाबा जी, आपके कहने के मुताबिक मेरे बेटे की मृत्यु 24 घंटे में हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि 24 घंटे तक हम लोग देख लेते हैं कि मेरा बच्चा ठीक होता है या नहीं। अगर डॉक्टर ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो फिर मैं इस डॉक्टर की सारी ज़िंदगी एहसान नहीं चुका सकूंगी, और अगर मेरे बेटे की मृत्यु हो गई तो फिर मैं सब्र कर लूँगी कि मेरे बेटे की मौत हो गई। अगर उससे पहले मुझे अपने बेटे को बचाने की सारी कोशिश करनी होगी। बाबा कहने लगा कि तुम मेरी बात लिख कर रख लो। आज तक मैंने जो कहा है वो बात सच हुई है। तो तुम्हारे बेटे की मौत का समय आ गया है और अब वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। उस औरत का पति अपनी पत्नी को डांटने लगा और कहने लगा कि चुप हो जाओ बेवकूफ़ औरत, तुम क्यों बाबा जी के खिलाफ जा रही हो? जाओ और अंदर से जाकर हमारा बेटा लेकर आओ। इस डॉक्टर ने तुम्हें अभी भी जैसा ही कर दिया है। मैंने उन लोगों के आगे हाथ जोड़े और मुखिया जी से भी कहा कि मुखिया जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इस गांव के सारे ही लोग इतने गरीब हैं। आप लोग इस बाबा की बात में आकर न जाने इसको अब तक कितना पैसा दे चुके हैं। मैं इस बच्चे का इलाज करके दिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि यह बच्चा बच जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं उसे दवाइयाँ चढ़ा रही हूँ, उसमें सुधार जरूर होगा। मुखिया जी ने कहा कि देखो, हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते और ना ही उन पर जुल्म करते हैं। हमारे यहाँ की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारे गांव की मान मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो। इस आदमी का बेटा इसे लाकर दे दो। तुम खामोशी से यहाँ से चली जाओ, क्योंकि हमारे गांव में हमारी मान मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले की बहुत कड़ी सजा है। पुराने समय में जब कोई भी हमारे गांव की मान मर्यादाओं के खिलाफ जाता था तो उसको आधी रात के समय बीच जंगल में पेड़ से बांध दिया जाता था। उसके बाद बारी बारी जंगल के जितने भी जानवर होते थे उसको नोच डालते थे। हम नहीं चाहते हैं कि हम तुम्हारा ऐसा ही हस्न करें। तुम एक औरत हो, शहर से आई हुई हो, पढ़ी लिखी हो। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो उस बच्चे को हमें दे दो और 1 घंटे के अंदर अंदर अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाओ। हम इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। हमें हमारे हिसाब से जीने दो। हम शहर के लोगों के जैसा नहीं बनना चाहते। मुखिया की बात सुनकर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था जो मैं उनको दे सकती, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जो वो लोग बार बार मुझसे उस बच्चे को मांग कर रहे थे। मुझे उनका बच्चा मजबूरन उन्हें देना ही पड़ा था। मैं अपने टेंट के अंदर गई और बच्चे को गोद में लाकर माँ के हवाले कर दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। उस दिन मुझे अपने पर सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी जान की परवाह थी, बल्कि इन लोगों को समझाने का मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं बचा था। यह लोग तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। बच्चा गोद में आने के बाद एक एक करके सारे ही लोग पलटने लगे थे। मुखिया जी ने मुझे धमकी दे चुके थे कि 1 घंटे के अंदर अंदर तुम हमारे यहाँ दिखाई नहीं दोगी। मुखिया जी की बात पर मैंने सर हिला दिया था। मैं अपने आंसू ही पोंछ रही थी कि अचानक मुझे उस बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने झट से उस बच्चे की तरफ देखा। उस बच्चे के हाथ में ड्रिप तो मैं पहले ही निकाल चुकी थी, लेकिन उस बच्चे को कुछ ऐसे इंजेक्शन भी पहले दे चुकी थी जो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो बच्चा पहले तो धीमी धीमी आवाज़ में रोया और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब उस बच्चे की सांस ठीक से चलने लगी थी। मेरी आंखों में चमक आ गई थी। यह आवाज़ सिर्फ मैंने ही नहीं, गांव के सारे लोगों ने सुनी थी। और फिर दोबारा से वहाँ पर भीड़ लग गई। मैंने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरी दवाइयाँ इस पर असर ज़रूर करेंगी। यह बच्चा ठीक हो जाएगा। बाबा और गांव के सारे ही लोग बड़ी हैरानी से उस बच्चे को देख रहे थे। बच्चे के माता पिता तो जैसे उसको रोता हुआ देखकर
पागल ही हो गए थे। उन लोगों की खुशी के ठिकाने ही नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने यह भी सोच लिया था कि उनका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। सब लोग बाबा की शक्ल देख रहे थे और बाबा हिचकिचाते हुए कहने लगा कि इस बच्चे पर मेरी ही दवाइयों का असर हुआ है, जो मैंने इसके जन्म के बाद लगाई थी। यही वजह है कि यह बच्चा बच गया। बाबा का इतना कहना था कि सब लोगों ने बाबा को घेर लिया और फिर मैंने लोगों को बताया कि हम लोग डॉक्टर हैं। अगर इसी तरह के बाबा जो बिना पढ़े लिखे, बिना किसी मेहनत के आए हैं, आप लोगों का इलाज कर सकते हैं, तो हम जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर किस लिए बैठे हैं? फर्क डॉक्टर या बाबा में नहीं है, फर्क आपकी सोच में है। आज के ज़माने में भी आप लोग इतनी पुरानी सोच के मुताबिक चल रहे हैं। जब सदियों पहले वैद्यों से इलाज करवाया जाता था, उस समय कुछ बाबा लोग भी लोगों की इलाज किया करते थे, लेकिन वह ऐसे ढोंगी बाबा नहीं थे। मैं मानती हूँ कि आपके यहाँ रीति रिवाज बरसों से पहले से चला आ रहा है, लेकिन वह बाबा अपनी असल शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। आजकल इंसान अपने फायदे के लिए बहुत झूठ बोलने लगा है। ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए लोगों से ढेर सारा झूठ बोल सकते हैं, वह कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आप लोगों को ठीक नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को तो भगवान की तरफ से कोई शक्ति नहीं मिली होती है, क्योंकि यह सिर्फ आपके पैसे लूट रहे हैं अपनी जेब मोटी करने के लिए। यह बाबा जिस पानी को आपके बच्चों के पेट पर लगाता है, वो कोई पानी नहीं होती है, बल्कि एक तरह का केमिकल होता है, जो बच्चे के पेट पर लगने के बाद बच्चे की खाल को जला देता है। लेकिन कभी आप लोगों ने यह नोटिस ही नहीं किया। बच्चों को आप ही लोगों के सामने तकलीफ ना हो, इसलिए पहले बाबा बच्चों को नशे की दवाई सुंघाकर उन्हें बेहोश कर देता है, और आप लोगों को लगता है कि बच्चा दवाई पर लगाने पर रोया ही नहीं, जबकि बाबा यह बात जानता है कि जब यह बच्चा अपने होश में आएगा तो उसे तकलीफ का बेहद अंदाजा होगा, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोएगा। इसलिए बाबा आपको पहले ही यह बात बता देता है कि घर जाने के बाद जब यह बच्चा जोर जोर से रोएगा तो आपको घबराना नहीं है। जितना ज़्यादा रोएगा उतनी ही बच्चे की बीमारियां दूर होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि उसके शरीर से बीमारियां निकल रही हैं, बल्कि बच्चा इसलिए रोता है, उसका पेट जलाया गया होता है और वह तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जब हमें ही मामूली चोट लग जाती है तो हम कितनी तकलीफ से गुजरते हैं। आप उन मासूम बच्चों की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिनको आप ही लोग जन्म के फौरन बाद ही इस ढोंगी बाबा के पास जाकर उसके पेट को जलवा देते हैं, और फिर जब उसका नशा उतरता है तो उनको बेहद तकलीफ होती है। और यह जो 1 रुपए का सिक्का आप लोगों ने इस बाबा के कहने में आकर बच्चों की कमर पर चिपकाया हुआ है, क्या इस 1 रुपए में कोई शक्ति है या फिर कोई ताकत है? मुझे बड़ा अफसोस होता है आप लोगों को देखकर। कितने सालों से यह बाबा आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आप लोग अपनी मेहनत की कमाई इस बाबा की जेब में लाकर डाल देते हैं, और यह बाबा गांव के हर इंसान को बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना चुका है। इस गांव में डॉक्टर और अस्पताल की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर अपना काम करके इंसान को अपना 100% देकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, और अगर फिर भी उसके साथ भाग्य में उसकी ज़िंदगी नहीं लिखी हुई होती तो उसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। आप लोगों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, तभी आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकेंगे और सुकून से गुजार सकेंगे। वरना इस बाबा जैसे ना जाने कितने बाबा से आप लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। मेरी बात सारे ही गांव लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सब लोगों की नज़रें झुकी हुई थीं, जबकि दो आदमियों ने बाबा को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। बाबा के साथ जितने भी लोग थे उन्हें भी वहाँ से हिलने नहीं दिया जा रहा था। मेरी सारी बातें सुनने के बाद मुखिया जी ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि मैडम जी, हमें माफ़ कर देना। हमने अभी तक आपके और आपके साथ आए हुए लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैंने कहा कि मुखिया जी, कोई बात नहीं, आप लोग बस मेरी बात समझ जाइए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के हर इंसान को अच्छा और प्रॉपर इलाज मिल सके। तभी तो हम लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि हम बच्चों के डॉक्टर हैं। हमारी टीम को यहाँ पर बच्चों का फ्री इलाज करने के लिए भेजा गया था, लेकिन आप लोगों ने तो हमारी बात को समझने की कोशिश की और न ही कुछ किसी बात को सुना। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपने शहर जाऊँगी, वहाँ जाकर ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके गांव में सरकारी अस्पताल बनाया जाए, सरकारी स्कूल बनवा दिया जाए, जिसमें आपके बच्चे पढ़ लिख कर समझदार बन सकें। लेकिन ऐसा मैं तब करूँगी
जब आपकी मर्जी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह से मैंने आप सब लोगों का डटकर सामना किया, मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे अलावा और भी कोई आप लोगों का डटकर सामना कर सकता है। बल्कि आप लोग तो इतने खतरनाक हैं कि यहाँ पर आने वाला कोई भी इंसान जल्दी ही यहाँ से भाग जाएगा, जैसे मेरी टीम के बाकी सारे लोग चले गए। तो मुखिया जी कहने लगे कि मैडम, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। हम गांव के सारे लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं और इस ढोंगी बाबा को तो हम अपने हिसाब से सज़ा दे ही देंगे, क्योंकि लोगों का सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर था कि वो बच्चों के शरीर की खाल को जला रहा था और ऐसा करने से उन्हीं को लूट रहा था। बाबा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और मुखिया जी से कह रहा था कि मुखिया, तुम इस लड़की की बातों में आकर अच्छा नहीं कर रहे हो। मुखिया जी कहने लगे कि हम तो तुम्हारी गुफा में जाकर छापा मारेंगे और यह देखेंगे कि जो पानी तुम बच्चों को लगाते थे वह पानी है या फिर कुछ और है, क्योंकि हमें तो सालों से यही लगता था कि बाबा जी ने बच्चों के पेट पर पानी की बूंदें टपकाई है और उससे उनके पेट पर निशान बन गया है, जो इस बात का सबूत है कि सारी जिंदगी बच्चों को कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर गांव के सारे ही लोग बाबा की गुफा में चले गए और वहां जाकर उन्होंने छापा मार दिया था। बाबा की गुफा से ढेर सारे पैसे, वही केमिकल और कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली थी जो शहर से मंगवाई गई थीं, जिनको बच्चों को सुंघाकर वो बेहोश किया करता था। और कुछ ऐसी दवाइयाँ थीं जिससे बच्चों की थोड़ी बहुत बीमारी दूर हो जाती थी, जैसे नज़ला, खांसी, जुखाम, बुखार। यह दवाइयाँ इस बाबा की बनाई हुई दवाई नहीं, बल्कि शहर की बनाई हुई दवाई थी, जो यह बाबा अपने यहाँ पुड़िया बनाकर लोगों को दिया करता था, ताकि लोगों को लगे कि यह दवाई बाबा के हाथ की बनी हुई है। सच्चाई सामने आने के बाद गांव वालों का इस बाबा पर से भरोसा उठ गया था और उन लोगों ने बाबा की खूब धुलाई की थी। और सभी लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वह अपने गांव से अंधविश्वास को ख़त्म कर देंगे और जितना हो सकेगा आत्मनिर्भर बनेंगे। यह सब होने के बाद गांव के लोगों ने मेरी बहुत इज्जत की और मेरी बहुत खातिरदारी भी की। मैंने उस बच्चे का भी इलाज किया था और फिर वह बच्चा कुछ समय बाद पूरी तरह से ठीक हो गया था। मुखिया जी ने मुझे अपनी हवेली में ठहरने के लिए कहा था। मुखिया जी के परिवार वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था और फिर इस तरह मुझे इज्जत के साथ शहर भिजवाया गया। जब मैं शहर गई और शहर जाने के बाद मैंने अपनी टीम को और अपने सारे सीनियर डॉक्टर को यह सब कुछ सुनाया था, तो वह लोग दंग रह गए थे। उनको लगता ही नहीं था कि गांव के लोगों में इस हद तक भी अंधविश्वास फैला हुआ हो सकता है। अब हमें कुछ भी करके इस गांव में सरकारी अस्पताल बनवाना था, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी पर गांव में अस्पताल बनवाया, वहां पर स्कूल बनवाए और सरकार से मांग भी की थी कि उस गांव में पुलिस स्टेशन भी बनवाया जाए, ताकि पुलिस वहां पर कुछ भी गलत होने पर लोगों की रक्षा करे और उस पूरे गांव में कुछ भी गलत ना होने दे। इस तरह मैं अपने इस केस में कामयाब हो गई थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं उस गांव में बड़ी इज्जत के साथ निकल रही थी। सब लोग मुझसे वादा कर चुके थे कि वह अपने पुराने रीति रिवाजों को ख़त्म करके अपनी सोच को बदलेंगे। मेरी टीम के जितने भी डॉक्टर वहां से भागकर आए थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि मुझे सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिला था। अब उस गांव में बहुत सारी सरकारी फैसिलिटी मौजूद थे। वहां के लोग अपनी सोच को बहुत हद तक बदल चुके थे। गांव को भी देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी शहर में आ गए हैं। मैं चाहती हूं कि आप लोग भी अपने आस पड़ोस के गांव, जिले, कस्बे में अगर ऐसी कोई अंधविश्वास की जड़ देखते हैं तो प्लीज़ उसे रोकने की कोशिश करिए। वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि वह लोग अपनी सोच को बदल लें। मैं आज भी उस गांव में जाती हूँ और वहाँ पर कैंप लगाकर बच्चों का ट्रीटमेंट करती हूँ। बाबा के दौर से अब के दौर में देखा गया है, वहाँ पर बच्चों में काफ़ी हद तक बीमारियाँ कम पाई गई हैं, जिससे उन लोगों को 100% यकीन हो गया है कि बाबा सच में उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था और मैं उन लोगों के फ़ायदे की बात कर रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर अगर नए हैं तो चैनल को